हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनबीएस के जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे उसमें मैंने 14 करा दिए थे प्रैक्टिस सेट और एक बच रहा था ये 15 वाला। तो मैंने सोचा इसे भी कंप्लीट करा दूं क्योंकि 15 जो है प्रैक्टिस सेट थे उस बुक में। और आशा करती हूँ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहे होंगे ये वीडियो और क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल आपके लिए उपयोगी होंगे। और जरूर देखें, चाहे किसी भी एग्जाम को दे रहे हो आप, लेकिन आप वीडियो देख सकते हैं और किसी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे पीसीएस यूसीएस हो या यूजीसी नेट हो, टीजीटी पीजीटी आदि, केबीएस एनबीएस सभी में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 15 और लास्ट एक प्रैक्टिस सेट है एनबीएस का। और इसमें हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार, चौकोर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चौकोर। ठीक है, देखिए हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक चौकोर मुद्राएं प्रचलित थी। ठीक है, चौकोर थी, वो प्रचलित थी। और हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं और अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। कितनी प्राप्त हुई हैं? 2000 मोहरें जो है अब तक प्राप्त हुई, और इनमें से अधिकांश लगभग 500 मोहरें मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। सिर्फ मोहनजोदड़ो से ही 500 मोहरें मिली हैं। ठीक है, और अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी, सांड, भैंस, बाघ, बकरी, ये सब पूछता है एग्जाम में किसके किसके वो मिले हैं, तो सांड का, भैंस का, बाघ का, बकरी का और हाथी की आकृतियां खोदी गई हैं। ठीक है, और मोहरों को बनाने में सर्वाधिक उपयोग जो किया गया किस पत्थर का किया गया है? सेल कड़ी का पत्थर का उपयोग किया गया है। ठीक है, सेल कड़ी पत्थर ये काफी मुलायम होता था और इसका उपयोग इसमें किया गया है। ठीक है, और लोथर और देसलपुर में तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई और संधे मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार भी हैं। और कुछ मोहरों पे देखिए देवी देवताओं जैसे पशुपति शिव की आकृतियों के चित्रित होने से अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः इनका जो धार्मिक महत्व भी रहता होगा। और मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से राज मुद्रांक भी मिले हैं जिसमें व्यापारिक क्रियाकलापों का ज्ञान होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम, गुपकराल, कुचई, मगहाड़। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एवं 3, यानी गुपकराल और ये कुचई। ठीक है, बुर्जहोम और गुफकराल ये कहाँ पे स्थित हैं? बुर्जहोम और गुफका ये दोनों कश्मीर में है, क्योंकि कभी ये भी पूछ लेता है कि ये स्थित कहाँ पे है। तो बुर्जहोम और गुफकराल जो है ये कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। और जो है अनेक प्रकार के मृद भांड और पत्थर ये सब मिले हैं और हड्डी के औजार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया है, ये सब चीजें भी यहाँ से मिली हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है इसमें 2 और 3, यानी गुपकराल और उज्जैन। ठीक है, नेक्स्ट है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागोर, बेलन घाटी में बांस घाट। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा से होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला है। ठीक है, नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर में कौन सा स्थान था? नरसिंहपुर। ठीक है, नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर में पूर्व पाषाण कालीन औजारों के साथ साथ मध्य पूर्व पाषाण कालीन जो लुप्त जीवाश्म है वो भी प्राप्त हुए हैं, वहां से मिले हैं। और नर्मदा घाटी के हथनोरा ग्राम से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं हथनोरा से। ठीक है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया था और बेलन टोंस की सहायक नदी है जो मिर्जापुर के मध्य पटारी क्षेत्र में बहती है, बेलन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एथेंसरी में दक्षिण पथ में 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये, प्रतिष्ठान एवं
तगर। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में दक्षिण पथ में दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बाजारों के रूप में प्रतिष्ठान एवं तगर का उल्लेख हुआ है। और पेरिप्लस से पता चलता है कि प्रतिष्ठान से 4 पहिया वाली गाड़ियों में व्यापारिक वस्तुएं और जो है भड़ोच में भेजी जाती थी। जो वस्तुएं होती थी वो भेजी जाती थी बड़ौच में, ठीक है, प्रतिष्ठान से। और तथा शंख की वस्तुएं, माला की गुड़िया, मकानों के खंडर आदि खुदाई से प्राप्त हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है? ब्रह्मसूत्र में, धर्मसूत्र में, गृहसूत्र में, शूलसूत्र में। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शूलसूत्र में। ठीक है, और इसमें शूलसूत्र में, और शौलसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। ठीक है, और जो है इसमें 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, ये 600 से ईस्वी पूर्व से, ठीक है, तो ये पूर्व से है 300 ईस्वी पूर्व, ठीक है, का एक भाग है ये शूलसूत्र, जो जिसमें यज्ञ वेदियों के विधि विधानों आदि का उल्लेख मिलता है। और इसी से रेखा गणित का आरंभ माना जाता है। रेखा गणित का आरंभ किससे माना जाता है? इसी से माना जाता है, शूलसूत्र से। ठीक है, और गृह सूत्र जो है, ये गृह सूत्र में इसमें गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान जो है, कर्तव्य है, उनका वर्णन इसमें मिलता है। गृहस्थ आश्रम के संस्कार जो है, यज्ञों आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, और जो कौशिक गुहा सूत्र है उसमें चिकित्सा तथा दैवीय आपदाओं के उनके निवारण के लिए मंत्र दिए गए, और इसके रचयिता अश्वलाय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अश्वलाय। ठीक है, और धर्म सूत्र जो है, ये धर्म सूत्रों का संकलन 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ है। शूल सूत्र का 600 से 300 और इसका धर्म सूत्र का 500 से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ। और इसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, और इससे सामाजिक व्यवस्था, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि की जानकारी इससे मिलती है। और धर्म सूत्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं आप स्तंभ। ठीक है, ये माने जाते हैं धर्म सूत्र के प्रणेता। ठीक है, स्तंभ। और ठीक है, और जो है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक लेखक ने नर्मदा घाटी का आर्यावर्त एवं दक्षिणावर्त को विभाजित करने वाली रेखा माना है नर्मदा घाटी को? कौटिल्य ने, शूद्रक ने, राजशेखर ने, दंडिन ने। और 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजशेखर। राजशेखर ने नदी को जो है आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? असहाय, विश्वरूप, भट्टास्वामी। यानी जो मनुस्मृति रचित हुई थी मनु के द्वारा, उस पर जो टीका टिप्पणी लिखी गई थी वो कौन है रचाती थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघातिथि थी। मनुस्मृति का टीकाकार था ये मेघातिथि। और भारत की सर्वप्रसिद्ध, जैसा कि स्मृति, मनुस्मृति ईस्वी पूर्व दूसरी सदी से ईसा की दूसरी सदी के मध्य लिखी गई थी। और मेघातिथि एक महान हिंदू स्मृतिकार थे। ठीक है, ये स्मृतिकार थे, महान हिंदू। और इनकी लिखी गई टीका काफी प्रामाणिक मानी जाती है। और अपनी इस टीका में मेघातिथि ने सामाजिक नियमों का विवेचन किया है तथा विभिन्न धार्मिक रीतियों पर इन्होंने प्रकाश डाला है। और इसके अतिरिक्त कुल्लुक तथा गोविंद ने भी मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी है। ठीक है, और किंतु मेघातिथि की लिखी गई जो टीका है सबसे महत्वपूर्ण है। 2 लोगों ने और जो लिखी है उनका नाम भी लिख देती हूँ, कुल्लुक, ठीक है, और गोविंद। ठीक है, गोविंद, इन लोगों ने भी लिखी, लेकिन जो इनकी टीका है इसमें मेघातिथि की काफी प्रामाणिक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी, उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में या पश्चिमी पार्श्व में? और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 1 और 2, उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, जैसा आप जानते हैं।
और इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? 1922 में राखालदास, ठीक है, बनर्जी ने इसकी उत्खनन करवाया था मोहनजोदड़ो का। और मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय जो स्मारक माना जाता है वो बृहद स्नानागार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध या लाट देव? और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, लगध। देखिए, वेदांग ज्योतिष के लेखक जो हैं वो लदग हैं, और ब्रह्मांड और नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। और ज्योतिष के अन्य ग्रंथ है गार्गी संहिता, बृहद संहिता एवं नारद संहिता। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? देसलपुर, धौलावीरा, लोथल, लोधी। और 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और धौलावीरा और देसलपुर और धौलावीरा। देसलपुर जो है कच्छ क्षेत्र, मोहनजोदड़ो तथा लोथल के बीच स्थित है, संध्या सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थलों में है। ठीक है, और धौलावीरा गुजरात के चत्थ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? मानसर, सम्रांगण सूत्रधार, महावास्तु, मैमत। और 11 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, महावास्तु। महावास्तु वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है। संस्कृत भाषा में लिखित यह ग्रंथ महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। ठीक, इनके जीवन से ये संबंधित है और ये वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, और यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, लेकिन इसमें महायान की विशेषताएं भी दिखाई पड़ती हैं। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का प्रबल समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? गौड़पाद, कुमारिल, रामानुज, वितर्क। और राइट ऑप्शन हो जाएगा कुमारिल। ठीक है, कुरचक्र एक संप्रदाय था वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। और राइट ऑप्शन हो जाएगा कुरचक्र संप्रदाय जैन धर्म का संप्रदाय था। ठीक है, किसका संप्रदाय था ये? ठीक है, कुरचक्र, ये था जैन धर्म का। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु, वैशाली, राजगिरी, श्रावस्ती। राइट ऑप्शन हो जाएगा वैशाली। ठीक है, राजगिरी से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे और वहां उन्होंने 5वां जो है वर्षाकाल बिताया था। और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया और वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी थी। और उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी थी। और इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, और संघ में जैसा कि प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी, और जो राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद कपिलवस्तु से चलकर वहां पहुंची थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात है? बसव, लकुलिश, निम्बार्क, शंकराचार्य। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बसव। वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में बसव को इनकी प्रसिद्धि है। और बसव पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बसव का उल्लेख मिलता है। और इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 12वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, और यह लिंगायत संप्रदाय के रूप में प्रचलित था। किस संप्रदाय के रूप में? लिंगायत। ठीक है, इस संप्रदाय के रूप में यह प्रचलित था। और इस संप्रदाय के दर्शन पर शंकर और रामानुज दोनों का ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और इस संप्रदाय के अनुयायी चांदी के संपुट में शिवलिंग को रखकर अपने गले में धारण करते हैं। और इस संप्रदाय के अनुयायियों को विश्वास है कि जीवन का परम लक्ष्य है आत्मा का परम शिव में विलय। और इस चरण को लिंग समरसया कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग समरसया। ठीक है, कहते हैं।
और इस संप्रदाय की दर्शन भक्ति थी, विशिष्ट अद्वैत, और इस संप्रदाय के पुरोहितों को जंगम कहा जाता था। पुरोहितों को क्या कहा जाता था? जंगम। ठीक है, इस संप्रदाय के जो पुरोहित होते थे उनको जंगम कहा जाता था। और उपनयन संस्कार के स्थान पर दीक्षा समारोह की शुरुआत, जिसमें लड़कियों को भी लिंग धारण करवाया जाता था। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी, राइट ऑप्शन है बी, 30 थी। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का इसमें वर्णन मिलता है। और उसने नगर के प्रमुख अधिकारी जो थे एस्ट्रोनोमोई, नगर के प्रमुख अधिकारी कौन थे? ये क्वेश्चन पिछली बार मुझे लगता है पीजीटी में शायद पूछा था। ठीक है, एस्ट्रोनोमोई। ठीक है, तो एस्ट्रोनोमोई ये कौन होते थे? नगर के प्रमुख, ठीक है, नगर के प्रमुख अधिकारी। ठीक है, प्रमुख अधिकारी होते थे एस्ट्रोनोमोई। और यही सड़क निर्माण का भी अधिकारी था। और मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा होता था। और इसकी कुल 6 समितियां थी, और प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। और कई समितियां थी, जिसमें शिल्प कला समिति, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और कार निरीक्षक समिति होती थी। और अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक होता था। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसके अनुसार नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कौन होता था? वो नागरिक कहलाता था अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है, और जिसका मुख्य कार्य नगर की सफाई और सुरक्षा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता है? चोल, चेर, पांड्य, पल्लव। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा पल्लव का नहीं मिलता है। संगम साहित्य में पल्लव वंश उसका उल्लेख नहीं मिलता। और गुप्त वंश के बाद हर्ष के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करती, यानी हर्षवर्धन के बाद। और इस समय दक्षिण भारत की 2 महत्वपूर्ण वंश, कांची के पल्लव वंश एवं बादामी या वातापी के चालुक्य वंश शासन कर रहे थे। और पल्लव वंश के विषय में प्राथमिक जानकारी हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, और ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से मिलती है। और संभवतः पल्लव लोग स्वतंत्र राज्य स्थापित करने से पूर्व सातवाहनों के ये सामंत थे। और इनके प्रारंभिक उल्लेख जो है प्राकृत भाषा, जो प्रारंभिक उल्लेख है वो किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत और भाषा में, और बाद में जो है वो संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत में मिले हैं। और पल्लव अभिलेखों में उन्हें भारद्वाज गोत्रीय तथा अश्वत्थामा का वंशज कहा गया है। और तालगुंड अभिलेख उन्हें क्षत्रिय कहता है। तो इस तरीके से इन्हें अभिलेखों में भारद्वाज गोत्री अथवा अश्वत्थामक वंशज कहा गया है पल्लव अभिलेखों में। और तालगुंड अभिलेख में तालगुंड, ठीक है, कौन सा अभिलेख? तालगुंड। तो इस अभिलेख में उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कौन था? अभय, पटगुप्त, तिस्स, मुत्सिव। और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तिस्स था। सिंहल अनुसूतियों दीप वंश एवं महावंश। ठीक है, दीप वंश एवं महावंश। ठीक है, महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी, जैसा कि अशोक के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस्स ने। ठीक है, नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस संगीति की समाप्ति के पश्चात भिन्न भिन्न देशों से बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु लोग भेजे गए, जिनमें लंका में बौद्ध प्रचारकों के महेंद्र संगवित्ता भेजे गए थे, जिनको विशेष सफलता मिली थी। जहां अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहां के शासक तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया था। वहां के शासक तिस्स को और बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया था। और तिस्स ने संभवतः इसे राजधर्म बना लिया। और स्वयं अशोक के अनुकरण पर उसने देवनापी उपाधि धारण की। और इस प्रकार विविध उपायों द्वारा अशोक ने स्वदेश में विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 19 क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी चातुवर्ण व्यवस्था का विरोधी था। चतुर्वर्ण व्यवस्था का
गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। कारण, कथन और कारण क्वेश्चन है, तो कथन है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी चतुर्वेद व्यवस्था का विरोधी था, और कारण है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए गलत है देखिए, और आर जो है वो सही, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी विरोधी नहीं था चतुर्व्यवस्था का। और दूसरी पॉइंट सही है कि वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी चतुर्वेद व्यवस्था का विरोधी नहीं था, और सातवाहन एवं समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। परंपरागत जो चारों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, में ब्राह्मणों का जैसा कि जानते हैं स्थान सर्वोपरि था, और सातवाहन नरेश स्वयं जो थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, सातवाहन जो नरेश थे वो स्वयं ब्राह्मण थे। और नासिक प्रशस्ति जो है, नासिक अभिलेख है, उसमें गौतमी पुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, उसमें गौतमी पुत्र को क्या कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। और जिसने समाज में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित करने तथा वर्णसंकरता को रोकने का प्रयास किया। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया, और गौतमीपुत्र का शासन दक्षिणापथ में वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का काल था। और नासिक प्रशस्ति में उसे वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, और लेकिन परंतु जो है वो वैदिक धर्म का पोषक होते हुए भी वह एक धर्म सहिष्णु शासक था, और वो बौद्धों के प्रति उदार था, और उसने भिक्षुओं के लिए ग्राम तथा भूमि भी दान में दी थी। ठीक है, और उसे द्विजों तथा द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला जो है द्विजकार कुटुंब विद्वान कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना करने के लिए विख्यात है? कालिदास, बाण, मेघातिथि, माघव। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 एवं 3, यानी बाण और मेघातिथि। सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए बाणदत्त तथा जो है मेघातिथि हैं, ये दोनों लोग विख्यात हैं। सती का अर्थ पति की मृत्यु के बाद, जैसा कि जानते हैं, उनकी चिता के साथ उन्हें जला दिया जाता था। और इसे सहमरण या सहगमन, इसे क्या कहते थे? सहमरण या सहगमन। ठीक है, और जो है और कहा जाता था, और इसके बाद अंतरोहण इसका हो जाता था। और अनुमरण तब होता था जब पिता का दाह संस्कार की जो है पति का दाह संस्कार किया गया है, और उसकी विधवा जो पत्नी होती थी, और उसे मृत्यु का समाचार पाकर वो आत्मदाह का संकल्प ले लेती थी। और विधवा जो होती थी उसको जैसे कि पति की चिता की राख या पति की पादुकाओं अपने मृत पति किसी स्मृति वस्तु के बिना ही जला उसे दिया जाता था। ठीक है, तो यह एक तरीके से बाण भट्ट ने इस प्रथा की निंदा की है। जो बाण भट्ट है, इन्होंने इसकी निंदा की है इस प्रथा की, क्योंकि यह निंदनीय था, अपराध एक तरीके से सती प्रथा। और जैसा कि 510 में, ठीक है, 510 एरण अभिलेख, ठीक है, जो एरण अभिलेख है उसमें मिलता है, जिसमें गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश में है ये एरण। और इस प्रथा की निंदा की है बाणभट्ट ने, जबकि मेघातिथि ने इसे क्या है? आत्महत्या कहा है। इन्होंने क्या कहा है? आत्महत्या कहा है इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उदंग कर चुकाते थे? ये एक प्रकार का टैक्स कर था। पराजित राजा चुकाते थे, व्यापारी चुकाते थे, या किसान या विदेशी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान। उदंग कर किसानों द्वारा चुकाया जाता था। यह कर अस्थाई जो काश्तकार होते थे उनको जो है चुकाना पड़ता था। ठीक है, और कृषि कर के संबंध में जो है भूमि पर आरोपित जो कृषि कर होता था उसके संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, उद्रंग का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अश्वमेध कर्ता कौन है? पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, प्रबरसेन, पुलकेशिन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4, यानी पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, प्रबरसेन और पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग भी, समुद्रगुप्त भी, प्रबरसेन प्रथम और पुलकेशिन प्रथम। ठीक है,
इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी, तो बृहद्रथ की इसने स्थापना जो है हत्या करके, मौर्य शासक जो था अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? बाणभट्ट कृत हर्षचरित, हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। और 23 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 एवं 4, यानी पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण, जिसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के इनके युद्ध का जो है मिलता है। ठीक है, एहोल प्रशस्ति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था, और इसमें जो है एहोल के विष्णु मंदिर में स्थित है ये, और जो है ये, और वहां पे ये युद्ध हुआ था। और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण, जिसके अनुसार राज्यारोहण के बाद लगातार 6 वर्ष तक हर्ष ने अनेक युद्ध किए थे। नेक्स्ट है, संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय पर आधारित है? खगोल विद्या, व्याकरण, संगीत, औषधि। 24 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तोल्काप्पियम व्याकरण पर आधारित है और तमिल व्याकरण का ये ग्रंथ है। ठीक है, तमिल व्याकरण का ये ग्रंथ है, और इसकी रचना का श्रेय अगस्त्य ऋषि के शिष्य जो थे तोल्काप्पियर, ठीक है, किसके, ये भी पूछ लेता किसके वो शिष्य थे, तो अगस्त्य ऋषि। ठीक है, ऋषि, इनके शिष्य थे कौन? तोल्काप्पियर। ठीक है, तो तोल्काप्पियर ने रचना की थी तोल्काप्पियम की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, द्रौपदी रथ मामल्लपुरम, कैलाश मंदिर एलोरा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई। और इनका स्मारकों को सही जो तिथि क्रम है, पहले द्रौपदी रथ मामल्लपुरम, ठीक है, ये, फिर उसके बाद हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा, फिर बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई। तो सबसे पहले क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था तंतुवाय, दंतकार, कुलिक, तौलिक। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, तंतुवाय। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित कीजिए। देवपुत्र भूमि मापक इकाई, गौलमिक प्रशासनिक इकाई, कुल्यवाप राजकीय इकाई, आहार राज कर्मचारी। ठीक है, तो देवपुत्र राजकीय उपाधि, उसके बाद गौलमिक राज कर्मचारी, कुल्यवाप भूमि मापक इकाई, और आहार प्रशासकीय इकाई। यानी ए का 3, बी का 4 और सी का 1। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही सुमेलित, और डी का जो है 2। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? अशोक का 13वां शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्बा, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है, इसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? धारक, कर्क, निवर्तन, विशोपक। और 29 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, निवर्तन। निवर्तन एक भूमि माप की इकाई थी। 30 क्वेश्चन है, कल्हड़ ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण निम्नलिखित में से किसी आलोचना की है? किसकी आलोचना की है? अंदमंती वर्मन, दिद्दा, हर्ष, ललितादित्य। 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्ष। कल्हड़ ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण हर्ष की आलोचना की है, और हर्ष लोहार वंश के मंत्री कलश का पुत्र था। नेक्स्ट है, बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? देवपाल, विग्रहपाल, महिपाल, सेकंड रामपाल। और 31 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रामपाल के शासनकाल में कैवर्त किसानों का विद्रोह हुआ था। और संध्याकर नंदी ने अपने ग्रंथ रामचरित में कैवर्त के किसानों का विद्रोह का उल्लेख किया है। किस ग्रंथ में? रामचरित में।
ठीक है, रामचरित में उल्लेख किया है। और ये थे संध्याकर नंदी जिनका ग्रंथ है। ठीक है, संध्याकर नंदी। नेक्स्ट है 32, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? संस्कृत, ग्रीक, चीनी, लैटिन। और 32 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीक से निकला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तुरुस्क दंड लगाया था? गढ़वाल, चंदेल, चहमान, शाही। और 33 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, गढ़वालों ने तुरुस्क दंड लगाया था। और गढ़वाल तथा कलचुरी लेखों में विभिन्न करों की एक लंबी सूची मिलती है। ठीक है, और जिसमें से एक तुरुस्क दंड नामक कर था जो कि मुस्लिम जनता से लिया जाता था। किससे लिया जाता था ये कर? मुस्लिम जनता से लिया जाता था। ठीक है, 34 है निम्नलिखित राजपूत राष्ट्र निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान करने के लिए विख्यात है, तो कौन है? 34 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ या महायज्ञ दान किया था, यज्ञ किया था, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। और दंती दुर्ग राजपूत साम्राज्य का संस्थापक ये था। राष्ट्रकूट जो है इसका संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। गुजरात के चालुक, त्रिपुरी, चेदी के चलचुरी, अहिनवाड़ और मालवा के परमार। देखते हैं। और अजमेर शाकंभरी के चौहमान। ठीक है, तो गुजरात के चालुक्य जो थे ये राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। गुजरात के चालुक्य अहिनवाड़, चेदी के कलचुरी त्रिपुरी, मालवा के परमार जो थे धारा। ठीक है, और शाकंभरी के चौहमान अजमेर। ठीक है, तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट है किसके प्रभाव से 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई थी? अकलंग, चामुंडराय, हेमचंद्र, कुमार पाल। और 36 का राइट ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 हेमचंद्र, कुमार पाल। नेक्स्ट है 37, वारंगल किस राजवंश की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? सातवाहन, कदम्ब, काकती, इच्छाकू। और 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, काकती वंश का। वारंगल जो है काकती वंश की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। और दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में काकतियों ने अपना स्वतंत्र राजसत्ता की स्थापना की और ये चालुक्यों के सामंत शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। भट्टारक सिक्का, कोल्लम सम्मत, गदानक लिपि, वट्टलेतु उपाधि। ठीक है, तो भट्टारक उपाधि ए का 4 हो जाएगा। कोल्लम सम्मत, गदानक सिक्का और वट्टलेतु लिपि। और 38 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? ठीक है, किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? और 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीक जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्रोत में हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत मिलता है? खजाइन फुर्तू, तारीख फिरोज शाही, इंसाई मेहरू, चाचनामा। तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा चाचनामा, जिसमें हमें सिंध का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। अरबों की जीत तथा समकालीन सिंध शासकों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और अरबी भाषा में लिखे गए चाचनामा का फारसी में अनुवाद जो है, चाचनामा के लेखक अली कूफी हैं। इसके लेखक कौन है? अली कूफी हैं। जरूर नोट कर लें क्योंकि जल्दी इस तरीके के जो है क्वेश्चन मिलते नहीं। चलिए नेक्स्ट है 41, संस्कृति स्रोतों से संग्रहित तिब्बा सिकंदरी का विषय था? ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, संगीत। डी तो ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी आयुर्विज्ञान। संस्कृत स्रोतों से तिब्बे सिकंदरी का विषय था आयुर्विज्ञान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? दीवाने अर्थ, दीवाने इंसा, दीवाने बिजारत, दीवाने बरीद। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवाने बिजारत। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन
सोंधर शब्द का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के ये सोंधर शब्द का प्रयोग किसानों को दिए जा रहे ऋण के रूप में किसके हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें किसानों को दिए गए जो ऋण थे उसके रूप में हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक नया विभाग ही इसने खोला था। आपने कई बार पढ़ा भी होगा जो है दीवाने कोही। ठीक है, तो इस विभाग इसमें खोला था और जिसका कार्य भूमि पर वैज्ञानिक तरीके से फसल उगाना था। और 3 वर्ष के अंदर 3 लाख बीघा बंजर भूमि उपजाऊ बनाने के लिए 70 लाख टन के बराबर इसने जो है सोनधर ऋषि जो है ऋण दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण से समन्वित किया? इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। 44 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। इल्तुतमिश ने ईरान की राजतंत्री परंपरा ग्रहण किया तथा उसने भारतीय वातावरण में समन्वित किया। 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अलबरनी, रजमनामा, हसन निजामी, तारीख बरनी, ताबकात नासरी, अमीर खुसरो, तुगलक नामा। और 45 राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो तुगलकनामा। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी और तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक रचना है। और इस कृति में खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख है और इसकी रचना इनके जीवन के अंतिम क्षणों में हुई थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में उल्लेख है और जो रचना हुई थी अंतिम क्षणों में गयासुद्दीन तुगलक के। नेक्स्ट है, ससगनी चांदी का छोटा सिक्का था जो बराबर था किसके? राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 जीतल के बराबर था। चांदी का एक छोटा सिक्का तो 6 जीतल के बराबर था। और ससगनी नामक सिक्का फिरोज शाह ने प्रचलित किया था। किसने प्रचलित किया था? फिरोज शाह ने प्रचलित किया था। नेक्स्ट है, प्रतिहार अभिलेखों में किसके सिक्के का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता? शतमान, निष्क, दम, दिनार। 47 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दम। ठीक है, नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। ठीक है, और इसने भारत की यात्रा की थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। जैसे कि जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और उसे बाद में राजदूत बनाकर 1342 में, ठीक है, 1342 में चीन भी भेजा था। ठीक है, और जो है ये मदुरई के सुल्तान के यहाँ भी रहा था। और इसने रहेला नामक जो है पुस्तक अपने यात्रा के जो है वृतांत उसमें लिखा है, इब्न बतूता के रहेला। चलिए 2 क्वेश्चन और करा देती हूँ, 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? मुआयन गुप्तचर, मुशरिफ शाही, कारखाना, बरीद अनाज बाजार का ऑफिसर, शहनाज जासूस। और 49 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सही सुमेलित है? तो मुहियान गुप्तचर होते जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नीति के अंतर्गत नियुक्त किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त की थी, सैयद उस सलातीन। ठीक है, और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।